नमस्कार आप सभी को। जो मेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश सिंह और आज एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा क्लास है, भारतीय इतिहास का। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन बिहार के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम का क्वेश्चन शामिल किया गया है। और ये बिहार के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे BPSC TRE 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार CGL 4, बिहार SSC इंटर लेवल, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश के राजा थे? तो गुप्त वंश के राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली में। और भगवान महावीर जो थे सो कौन से तीर्थंकर थे? किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ये वैशाली कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य आपको चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्हीं ने हेल्प किया था, सहायता किया था इनको, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश बनाने में चाणक्य ने ही हेल्प किया था। इसका और भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये भी चाणक्य का ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सम्राट अशोक का अधिकतर शिलालेख आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक। और ये अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ज़्यादातर शिलालेख इसका ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था, कुछ ऐसे दूसरे लिपि में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है ये गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना की थी। कौन? कुमार गुप्त ने। किस वंश के थे? तो गुप्त वंश के थे। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ये लुम्बिनी होगा, 4 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 नंबर होगा आंसर। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक इनमें से कौन नहीं था? बताइए आप लोग। तो ये कनिष्क जो थे सो मगध का शासक नहीं था। ये तो आपको कश्मीर तरफ था। कनिष्क जो था ना, ये कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी, तो दीदारगंज यक्षिणी जो है ना, एक ऐतिहासिक स्थान है जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है। दीदारगंज से 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। विद्वानों के मत में यह मूर्ति मौर्यकालीन है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? मौर्य। मतलब किस काल के? तो मौर्य काल के थे, मौर्य वंश का था। दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति जो थी ना, वो मौर्य काल के, उस मौर्य वंश के समय के था, जो कि कहाँ मिला है आपको? बिहार में, बिहार के राजधानी पटना के पास मिला है। कितने ईस्वी में? 1917 में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा आपको स्थित है किस देश में? पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो किस राजा से संबंधित है बताइएगा। अशोक से होगा। क्या होगा? अशोक से। सारनाथ जो है ना उसे बनारस में पड़ता है। बनारस के करीब 10 किलोमीटर पूर्व में पड़ता है। और यही सारनाथ में ही जो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था, उसी में ये जो सिंह शीर्ष है वो उसी के स्तंभ में, सारनाथ स्तंभ में पाया जाता है। ये कहाँ पे, किस राजा का से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। अशोक किस राजवंश से था? तो मौर्य राजवंश से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने ही करवाया था। सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है। मनुस्मृति विधि विषय से जुड़ा हुआ है। किससे? विधि विषय से जुड़ा हुआ है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? इसमें से कौन है जो कि बौद्ध धर्म से संप्रदाय नहीं है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताइए। दिगंबर। दिगंबर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। दिगंबर जो थे जिनके अंदर जैन धर्म से संबंधित है, ना कि ये बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से नहीं है, ये जैन धर्म से है। और दिगंबर जो थे से मुनि, दिगंबर मुनि जो होते थे वो निर्वस्त्र होते हैं। और वर्तमान में जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जो होते हैं वो निर्वस्त्र होते हैं और श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। तो ये दिगंबर हो गया आपको जैन धर्म से, ना कि बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक रूप में कौन जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका आंसर 4 नंबर, चरक। चरक आपको आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। किस राज्य के राजवैद्य थे? तो कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। कौन? तो चरक। इनके द्वारा रचित, चरक द्वारा रचित पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता का रचयिता कौन है? यही है, चरक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। ठीक, ये तो समझिए ये जैन धर्म से संबंधित है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 फीट, 57 फीट। रुकिए एक सेकंड, ये 57 फीट हो जाएगा। ठीक, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो है लगभग 57 फुट ऊंची है। इस मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने कराया था। यह मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। कौन? श्रवणबेलगोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है स्तूप? बताइए आप लोग। 84 का हो जाएगा आंसर आपको। किसका? मृत्यु। जब, अरे एक सेकंड रुकिए, मृत्यु से हो जाएगा। स्तूप जो है ना बौद्ध वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण प्रकार है।
इसके अंतर्गत बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित गुरुओं के निर्वाण के पश्चात, निर्वाण मतलब देहांत के पश्चात, उनके पार्थिव शरीर के अवशेषों को किसी पात्र में रखकर, किसी बर्तन में रखकर जमीन में दफना दिया जाता है और उसके चारों ओर पत्थरों की सुंदर संरचना खड़ी की जाती है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है। बौद्ध धर्म के शुरुआती स्तूपों में गौतम बुद्ध के शरीर के राख रखे गए हैं। इस प्रकार स्तूप बुद्ध के शरीर के अवशेषों से संबंध माना जाने लगा। अतः प्रतीक के रूप में स्तूप बुद्ध की मृत्यु यानी कि परिनिर्वाण के साथ संबंध है। और देखिए, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और बैल है। बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और बैल है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जब गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं, घर छोड़ते हैं, तो उनका प्रतीक है घोड़ा, जिसको हम गृह त्याग क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको क्या, उसका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष नामक पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, उसका प्रतीक क्या है? तो चक्र है। और उनका मृत्यु, परिनिर्वाण, उसका प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। यही है क्वेश्चन में। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था। सब डिटेल हम थोड़ा बोल ही देते हैं, यदि लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा ज़्यादा, इसी कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज जो से चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? आक्रमणकारी था, राजदूत था, पुजारी था या मंत्री था? तो कौन था ये मेगास्थनीज? तो राजदूत था। 2 नंबर आंसर हो जाएगा, राजदूत था। ये मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार था जो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्षों तक रहा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक अपनी पुस्तक में भारत के वैभव और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत किया। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा है? तो इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, रामायण से लिया गया है या मनुस्मृति से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कौन? 2, मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है? सदा सत्य की जीत होती है। जिसे प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अंगीकार किया गया था। इसे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 में इस नारे का प्रचार किया गया था और इसे लोकप्रिय बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या भास्कर? कौन हो जाएगा? धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। हिंदू धर्म में जो है विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी वेदों और पुराणों में परमात्मा के चिकित्सक और आयुर्वेद के भगवान के रूप में
दिखाई देते हैं। यह माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया था। आयुर्वेद के व्यवसायी और चिकित्सकों द्वारा उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष हिंदुओं के प्रकाश उत्सव दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से, श्रीलंका से या अफ्रीका से? क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना से। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चीन में जो बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो यही कश्यप मतंगा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो कौन? आद्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, आद्य इतिहास, प्रागैतिक इतिहास, पोस्ट इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रागैतिहास इतिहास। आद्य इतिहास, प्रागैतिक इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। मतलब आद्य इतिहास में जो है लिखित फॉर्म में हमको साक्ष्य नहीं है। उस आद्य इतिहास का कोई भी साक्ष्य जो है सो लिखित फॉर्म में नहीं है, एज ए ऑब्जेक्ट हैं। जैसे टूल्स सब हो गया, हड्डी का टूल्स, पत्थर का टूल्स में तो औजार हुआ है, औजार सब हैं। लिखित फॉर्म में कुछ सामान मिल गया उस टाइम का, कोई वस्तु मिल गया, मगर लिखित कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी थे। तो उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, सारनाथ में हुआ था या पावापुरी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। कौन? 4 नंबर पावापुरी। देखिए राजगीर और बोध गया के समीप ही है पावापुरी पड़ता है, जो भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी कहाँ पड़ता है? पावापुरी तो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है ये पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको जैन धर्म के लिए अत्यंत पवित्र शहर माना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, गया में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में। मतलब लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ता है आपको? नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता के नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनके माता का नाम था महामाया, जो कि कोले वंश से थी। और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनके बचपन में ही इनकी माँ का डेथ हो गया था। इनका लालन पालन किसने किया था? तो इसकी मौसी जो थी प्रजापति, जिसका नाम थे प्रजापति गौतमी, उसने की थी। और इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इसको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको इनका गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का या शुंग वंश का? इसका क्या आंसर हो जाएगा? हर्यक वंश का। देखिए बिंबिसार आपको हो जाएगा हर्यक वंश से, और बिंदुसार आपको हो जाएगा मौर्य वंश से। यदि आपको इसको याद करना होगा तो देखिए बिंबिसार पहले बिंबिसार बी, तो पहले बी आता है तो हर्यक आएगा, क्योंकि सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद मौर्य वंश आया था। तो मौर्य वंश बाद में आया था, तो बिंदुसार बाद में, क्योंकि बी के बाद डी। यहाँ पे बिंबिसार बी और वहाँ पे बिंदुसार डी, तो डी बाद में आता है, तो मौर्य
मौर्य वंश बाद में आया तो मौर्य वंश से था, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज गुर्जर वंश से, परमार राजवंश से, या करकोटा राजवंश से, या उत्पल राजवंश से? किस राजवंश से था बताइएगा आंसर। तो ये परमार राजवंश से थे। हाँ, परमार राजवंश से थे। ये राजा भोज जो थे ये परमार वंश से संबंधित थे, और ये परमार वंश के सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा थे, और इनका राजधानी उज्जैन था। और परमार वंश का संस्थापक सीयक द्वितीय को माना जाता है। परमार वंश, ये तो परमार वंश से रिलेटेड थे, पर परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो सीयक द्वितीय को माना जाता है। राजा भोज का शासनकाल जो था, जो 1000 ईस्वी से लेकर के आपको 1055 ईस्वी के आसपास था, और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भोज सर तालाब तथा भोजशाला महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनों का, बौद्धों का, या शैवों के? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? बौद्धों के। जातक किसके पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है जातक या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या सूत पिटक अंतर्गत खुदक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश? बोध गया में दिया था, सांची में दिया था, सारनाथ में, कुशीनगर में, कहाँ पे दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? ज्ञान प्राप्ति के बाद तो सारनाथ में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? ये बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। सिद्धार्थ किसको बोलते हैं? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ना पूछ करके डायरेक्ट सिद्धार्थ पूछा गया है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। मतलब सबसे पहले कौन आया? थॉमस रो, फाहियान, हेनसांग, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये आपको, सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया था? हेनसांग आया था। उसके बाद कौन आया था? थॉमस रो आया था। और फाहियान किसके राजवंश किस राजवंश के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था फाहियान? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था भारत। और हेनसांग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? कौन था? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, धन्वंतरी, बेताल, बाकी। इनमें से चारों में से कौन था बताइए? ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो थे ना, महान गणितज्ञ थे, समझे, के साथ साथ खगोल विज्ञानी भी थे। आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। एक है जैसे सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियम। और इनका जन्म कब हुआ था? 475 ईस्वी में
पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष किया था सिकंदर भारत पर आक्रमण? तो ये 326 ईसा पूर्व में किया था। तीन सौ 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा था। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम के नदी के तट पर पौरव राजगुरु यानी पोरस के साथ हुआ था, जिसे बितसा का युद्ध कहा जाता है या हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। बितसा का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध किस लिए कहा जाता है वो जानते हैं? ये झेलम नदी का ही पुराना नाम है। झेलम नदी अभी झेलम बोलते हैं इस नदी को, जबकि इसका पुराना नाम था, नया नाम झेलम है, पुराना नाम क्या था इसका? बितसा नदी या हाइडे स्पीच का नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा है, मेसोपोटामिया है, मृतकों का टीला है या मिस्र है? तो स्पष्ट है क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। और इसका खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज तो राखलदास बनर्जी ने की थी। कितने ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। और यह नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी की वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो ये मनु ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान किसका संप्रदाय है? बौद्धों का, जैनों का, हिंदुओं का, ताओ धर्म का, किस धर्म का? किसका संप्रदाय है वज्रयान? इसका है आंसर हो जाएगा बौद्धों का। बौद्धों का संप्रदाय है वज्रयान। वज्रयान जो थे ना, वज्रयान संप्रदाय, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वज्रयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म या तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गूढ़ बौद्ध धर्म और विषम कुंज शैली ये भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया था हमने, कहा था ये रहा हेनसांग बोले थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके शासनकाल में आया था। यहाँ पे तो पूछा जा रहा है क्या? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, भारत की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, मतलब हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से मतलब गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है इसका प्रमाण? इसका आंसर हो जाएगा क्या? लोथल। एक सेकेंड, लोथल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत की जो लड़ाई हुआ था कुरुक्षेत्र में, ये कितने दिन तक लड़ी गई थी लड़ाई? तो बताइए आंसर आपका। ये 14 दिन चला था, 16 दिन, 18 दिन या 21 दिन? बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 18 दिन। 18 दिन चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि थे। योग सूत्र जो है योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। योग सूत्र यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योगा शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्र का रचनाकार पतंजलि है।
पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। ये किनके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम, अभी जो अपना बिहार का स्वरूप है उसमें उत्तरी बिहार को क्या कहा जाता? प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो ये होगा आपको वज्जी। उत्तरी बिहार का जो पार्ट है उसको बोला जाता था पहले वज्जी बोला जाता था प्राचीन समय में। बिहार की संस्कृति मगध, अंग, मिथिला तथा वज्जी संस्कृतियों का मिश्रण है, जो उस टाइम में चल रहा था। मगध का भी संस्कृति था, अंग भी था। 16 महाजनपद थे ना, उसी में से 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कौन सा महाजनपद था? तो मगध था। उसके अलावा बिहार में अंग का भी कुछ पार्ट था, मिथिला का भी तथा वज्जी का भी। तो वज्जी बिहार के उत्तरी बिहार का भाग है वज्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वैशाली में। और इसका आयोजन किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था किसने? तो कालाशोक ने किया था। कहाँ पे? वैशाली में। किस ईस्वी में? तो 383 ईसा पूर्व में किया था। और इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, जहांगीर को, हुमायूं को या मोहम्मद लोदी को? किसको हराया था चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने? बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं को। किसको हराया था? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं को हराया था चौसा की लड़ाई में। ये चौसा कहाँ है? तो बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहीं पे ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। और ये किस साल हुआ था? तो 27 जून, डेट याद रखिए, 27 जून 1539 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर थे, आपका आंसर होगा एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे? तो एस्ट्रोनॉमर थे वराहमिहिर। वराहमिहिर जो थे ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही पंचसंधिका में सबसे पहले बताया कि अयांश का मान 53.32 सेकेंड के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, कहाँ था? उज्जैन में, पुष्पकलावती में, तक्षशिला में या राजगिरी में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तक्षशिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला मिश्रण थी। गांधार कला किस चीज़ का मिश्रण था? किस का मिश्रण था गांधार कला? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण था गांधार कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये तो गौतम बुद्ध था, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बताए थे नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और 29 वर्ष की आयु में इसने अपने घर त्याग दिए थे और 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुआ था, यानी कि 35 ईयर में।
और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट राजनीतिज्ञ थे, प्रशासक थे, खगोल शास्त्री थे, इनमें से कोई नहीं। क्या थे बताइए इसका आंसर? तो ये खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा, संवादों के मतलब जब वो अपना ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, तो किस भाषा में देते थे? तो वहाँ का जो उस टाइम का जो लोकल भाषा था उस भाषा में दिया करते थे, क्योंकि उस टाइम में जो संस्कृत भाषा जो मेन थे, जो पढ़े लिखे यूज करते थे, और इनको तो पूरा जन जन में अपना उपदेश देना था, तो उसके लिए वहाँ का जो लोकल भाषा था उस भाषा में दिया करते थे। तो गौतम बुद्ध जो अपना संवाद था तो लोकल भाषा में दिया करते थे। तो उस टाइम का लोकल भाषा क्या था? तो हो जाएगा आपका पाली। पाली भाषा में दिया करते थे। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या लॉर्ड मिंटो के द्वारा? बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और कब रद्द किया गया था? तो 1911 में, 1911 में रद्द किया गया था। और किसके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था।